Hello everyone, very warm welcome to all of you. Myself यशस्वी व्यास, zoology faculty from Resonance. So बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक टॉपिक लिया था क्लास 11th का, चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें कि मैंने आपको दोनों प्रोसेस को डायग्राम वाइज बताया था और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी की थी और कुछ क्वेश्चंस आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे। आई होप वो क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चंस मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए थे वो आज हम आपको जो है डिस्कशन उनका होगा। इसी तरीके से बच्चों, हमारा ये जो काउंट और कॉन्सेप्ट का जो फिनोमिना है वो आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 5 मई को ऑलमोस्ट आपका एग्जाम आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए। तो चैप्टर वाइज चैप्टर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान रखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के जरिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई पहुंच जाए। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को यही सेम आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो सेम इन क्वेश्चंस को, इनके जो मैंने आपको लास्ट सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए थे उनको पहले हम डिस्कस करवाऊंगी मैं, देन उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाला, देन उसके हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में मैं आपको क्या दूंगी, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगी, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप वीडियो को देखने के बाद खुद अपने से प्रैक्टिस कर सकें। और उन्हीं सेम क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो आई होप ये लूप जो चलता जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क में दिया था, द स्ट्रेंथ। ध्यान रहे, अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का, तो प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ। ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं किसकी मदद से इंक्रीज होते हैं? तो कौन सी वो चीज होती है? तो बताइए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रिब केज, डायफ्राम या एडिशनल मसल। तो याद रहे आपको, मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल इन्वॉल्व होती है इस चीज में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपायरेशन इज अ प्रोसेस। एक्सपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, एयर बाहर जाती है कि अंदर जाती है? ऑब्वियसली बाहर जाती है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 4। क्लियर हो गई आपको बात? नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है जब इंस्पायर आप करते हो? इंस्पायर का मीनिंग, इन का मीनिंग अंदर आना, ठीक है, एयर इज ड्रॉन इन, अंदर आ रही है। तो उस कंडीशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? ऑब्वियसली कम होगा, तभी तो आप बाहर से कोई चीज, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि जब आप कोई सी चीज बाहर से लेते हो तो क्यों लेते हो? क्योंकि आपके पास में उस चीज की कमी होती है। तो अभी जब बाहर से सांस अंदर ले रहे हो अपने लंग्स के अंदर, यानी कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, आपके लंग्स के अंदर का प्रेशर वो क्या है? कम है, यानी कि डिक्रीज है। तो देख लीजिए, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गई आपको बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंस्पायरेशन के दौरान मैन में क्या होता है? तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या बताया था आपको? कॉन्ट्रैक्शन होता है। इनिशियली डायफ्राम का जो साइज कैसा होता है? डोम शेप, बट जैसे इंस्पायरेशन होता है तो कैसा हो जाता है? वो फ्लैटन हो जाता है। तो वैसा हम ऑप्शन में ढूंढते हैं। क्या रिलैक्सेशन होता है? नहीं, ये तो गलत हो गया। कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, सही है। फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम बिल्कुल सही है, और वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज बिल्कुल सही है ये। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 2nd। 5th ऑप्शन पे चलते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन में कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? यही इन्होंने खुद अपने आप जवाब दे दिया। तो अगर आपको पता हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब एक्सपायरेशन होता है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है यहाँ, सॉरी हाँ, जो कोई भी एक्सपायरेशन होता है तो वहां पर रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, राइट? कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। जो भी, अगर इंस्पायरेशन आप करेंगे तो इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, वहां पर रिलैक्सेशन होगा। और ये पूछ क्या रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो भाई एक्सपायरेशन में तो कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है ना, तो नो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द ट्रू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के एस्पेक्ट में आपको बताना है। तो इंस्पायरेशन क्या पैसिव प्रोसेस है? गड़बड़ दे दी, गलत है। पैसिव थोड़ी एक्टिव प्रोसेस है। आपको
लेना पड़ रहा है बाहर से। एक्टिव प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस बिल्कुल सही है और एक्सप्रेशन पैसिव प्रोसेस बिल्कुल सही है। आंसर नंबर सेकंड, राइट। समझ में आ गई है आपको बात? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक्टिव है, गलत है, दोनों पैसिव है, ये भी गलत हो गया। नेगेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नेगेटिव प्रेशर इन योर थोरेसिक कैविटी, आपकी थोरेसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, सीधे सीधे से समझ जाओ, नेगेटिव प्रेशर है यानी कि क्या है, इंस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, और इंस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है तो यानी कि मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सीधी सीधी सी बात है। आंसर नंबर सेकंड। तो ये बच्चों क्या किया हमने, जो मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, ये हमने उनका पूरा डिस्कशन कर लिया। आज आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, वो कौन सा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कर्व। तो स्टार्ट करते हैं। ये कर्व ऐसा कर्व है जो कि ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग और अनबाइंडिंग को बता रहा है, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करती है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में बाइंड कर जाता है। तो यहाँ पर ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको क्या समझाती हूँ, एक कर्व समझाती हूँ। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। इस चीज का प्रूफ मैं आपको लास्ट में दे दूंगी जब हम PYQs करेंगे, राइट। तो समझ में आ गई आपको बात? तो देखिए इस कर्व में दिया हुआ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। पार्शियल ये है एक्स एक्सिस और ये वाला कौन सा है आपका, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। आपको सबसे पहले ये टर्म ध्यान में रखनी पड़ेगी, सैचुरेशन। सैचुरेशन का मीनिंग क्या समझते हैं हम, सैचुरेशन का मीनिंग क्या है, अगर कोई चीज किसी के साथ में बाइंडिंग कर रही है, ठीक है, और एक लेवल पर जाकर वो चीज सैचुरेट हो गई। एग्जाम्पल के बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ाती जाऊं, आपको 2, 3, 4, 5 घंटे कंटिन्यू आपको बायो पढ़ाई जाए या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर बोर होते 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 क्या होगा, एक टाइम पर आपको दिमाग में कुछ भी एंटर नहीं करे, कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या हो चुका है, सैचुरेशन लेवल आ चुका है, यानी कि आप भर गए हैं पूरी तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लेवल वो बता रहा है जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग होती है, तो बाइंडिंग होते होते स्टार्टिंग में देखिए यहाँ से बाइंडिंग होना शुरू हुआ है, कहाँ से, 0 से। जैसे 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 दोनों की बाइंडिंग होती जा रही है, किस किस की, ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की, दोनों फ्रेंड है, बाइंडिंग होती 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 जा रही। बट एक लेवल पर जाकर कर क्या यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है सैचुरेशन, यानी कि यहाँ पे अब पूरी तरीके से बाइंडिंग नहीं हो पा रही है। तो इस कर्व को हम समझाते हैं। तो बच्चों इसमें 2 शिफ्ट होती है, ठीक है, 2 शिफ्ट होती है। कैसे, तो देखिए एक होता है यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट और एक यहाँ पर होता है राइट शिफ्ट। क्लियर हुई बात, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इनमें क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट में यहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या होता है, एसोसिएशन, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का होता है डिसोसिएशन। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो एसोसिएशन होता है, यानी कि बात आपको इतनी समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, इसलिए ये हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर रहा है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, और जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे ऑक्सीजन का वो क्या है, कम है। बात क्या समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, तो यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स देख रहे हैं। ये बेटा क्या होती है, ये होती है एक फेवरेबल कंडीशंस होती है, ठीक है, ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। और ये वाली कौन सी है, ये वाली है अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग किसके साथ में हो रही है, यहाँ पर बाइंडिंग हो रही है किसके साथ में, CO2 के साथ में। नेक्स्ट देखते हैं हम फैक्टर, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इस इफेक्ट को हम एक नाम और देते हैं, कौन सा, हेल्डन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्डन इफेक्ट, राइट।
और यहाँ पर हम क्या दे देते हैं इसको, अगर ऑक्सीजन की बाइंडिंग किसके साथ में हो, सॉरी CO2 की बाइंडिंग किसके साथ में हो रही है, हीमोग्लोबिन के साथ में, यानी कि इसको हम क्या नाम दे देते हैं, बोहर इफेक्ट। क्लियर हो गई बात। एक तरीके से इसका नाम हम ये भी ले सकते हैं, CO2 और हीमोग्लोबिन की क्या हो रही है, यहाँ पर बाइंडिंग हो रही है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर हम H+ कंसेंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर H+ कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पर H+ कंसेंट्रेशन क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। क्यों, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जब CO2 का बाइंडिंग होती है किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो H2CO3 बनाती है, उसके बाद में उसका फर्दर डिसोसिएशन होता है और वो है बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करती है। तो जो बाइकार्बोनेट का आगे डिसोसिएशन होता है तो H+ कंसंट्रेशन निकलती है। तो ये H+ कंसंट्रेशन उस वजह से क्या हुई, यहाँ पर CO2 की वजह से ज्यादा हुई, और यहाँ पर क्या होती है, H+ कंसंट्रेशन कम होती है। अब H+ कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी कि pH क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। आपको पता है pH जब निकालते हैं तो 7 से जो नीचे वाला होता है वो कौन सा होता है, एसिडिक, यानी कि वहाँ पे H+ कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे ज्यादा है यानी कि क्या हो जाएगी, pH कम हो जाएगी। उसके अपोजिट में यहाँ पे pH क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आ रही है बात आपको समझ में। उसके बाद में चूंकि यहाँ पर CO2 ज्यादा है, अब CO2 ज्यादा होगी तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, जहाँ पे CO2 ज्यादा है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से हमारी क्या हो रही है, CO2 ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम। नेक्स्ट बात हम करते हैं, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये किस में हो रहा है, ये किस में होगा, ये होगा किस में, ये होगा टिश्यूज में, इन टिश्यूज, राइट। और ये प्रोसेस किस में होगा, तो ये प्रोसेस होगा किसमें, इन एल्व्यूलाई। बात आ गई समझ में। तो बेटा ये क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व को जोड़ेंगे, दोनों की बाइंडिंग हो रही है कहने का मतलब। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। बात आ गई समझ में। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि आपको बता रहे हैं। तो नॉर्मली इस ये जो कर्व है, इसका कर्व का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एस शेप। दिख रहा है आपको, ये एस शेप है, ठीक है। तो इसमें 2 शिफ्ट होती है, यहाँ पे ये लेफ्ट शिफ्ट, ये यहाँ पे एक लेफ्ट शिफ्ट में कर्व जाता है, ये हो जाता है आपका लेफ्ट शिफ्ट, और राइट को मैं दूसरे अलग कलर से मेंशन कर देती हूँ, ये हो जाता है यहाँ पर राइट शिफ्ट। अब बेटा एक इसमें P50 वैल्यू होती है, राइट। क्या होती है, यहाँ पर एक P50 वैल्यू होती है। P50 वैल्यू का मतलब क्या है, P50 वैल्यू का मीनिंग ये है कि वो वैल्यू जिस पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंडिंग 50% उसने बाइंडिंग कर ली, यानी कि हाफ हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये P50 वैल्यू कहीं बीच में सेंटर में आती है, ठीक है। तो ये आपको इसमें मेंशन नहीं दी हुई है। तो P50 वैल्यू का मीनिंग क्या है कि P50 वैल्यू इसमें क्या होगी, P50 वैल्यू इसमें क्या आएगी, कम आएगी, जबकि इसमें P50 वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा। कैसे मैम, आपने कैसे बता दिया ये, तो देखो यहाँ पे P50 वैल्यू अगर मैं नॉर्मल तरीके से बात करूं तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, राइट, तो ये वैल्यू कोई यहाँ पर, ये जो ग्रीन वाला साइन आपको मैं लेफ्ट शिफ्ट में बता रही हूँ वो पहले आ गया। वहीं दूसरा वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये तो पहले आ गया, और ये वाला पॉइंट क्या आया, ये वाला पॉइंट आया बाद में। तो बात आई आपको समझ में कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर P50 वैल्यू में इन सब में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, आपको बिल्कुल देखने को मिल रहा है, देख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन ये ग्राफ के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ मैं क्लियरली, लेकिन जो P50 वैल्यू है ये लेफ्ट शिफ्ट की जल्दी आती है, यानी कि सैचुरेशन जल्दी हो रहा है, और इसमें क्या होगा, लेट होगा। क्लियर हो गई बात। तो अब हम थ्योरी वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। अब आपको, अगर आपको ये कर्व समझ में आया है तो आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं ये क्या है। बेसिकली ये रिलेशनशिप बिटवीन है किसका, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का, कि किस लेवल पे सैचुरेशन आया, और ऑक्सीजन टेंशन का।
कब ज्यादा थी, वो कब कम थी। यही कर्व ये बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि ये कर्व कैसा होता है, तो बेसिकली कैसा होता है, ये होता है सिग्मोइड, राइट। और कैसा, हाइपरबोलिक भी आप इसको बोल सकते हो। दिख रहा है आपको, एस शेप दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, एस शेप्ड सिग्मोइड, राइट। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में टिश्यूज में वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जब डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन के साथ में, और फ्रॉम किससे, हीमोग्लोबिन से। और वो कौन सी कंडीशंस है जब क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, किसमें होगा, एल्वुलाई में। तो मैंने आपको यही बताया, टिश्यूज में क्या थी, लो PO2 था, हाई CO2 थी, हाई H+ कंसंट्रेशन थी, और लो pH था, और हाई टेम्परेचर था। अगर आप इनको मैच करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। उसके बाद में ये एल्वुलाई में कौन सी कंडीशन चल रही थी, एल्वुलाई में बेटा ये वाली चीज, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें हो रहा है हाई O2 लो CO2, हाई O2 लो CO2, उसके बाद में लेस H+ कंसंट्रेशन और लो टेम्परेचर। देख लीजिए, दोनों सेम चीज समझ में आ गई आपको। तो ये सारी कंडीशन आती है, इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 1, फेवरेबल कौन सी कंडीशंस है जिसमें कि फॉर्मेशन होता है किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और नीट 2021 में ये पूछा गया है। तो कौन सी कंडीशंस है, कौन सी फेवरेबल कंडीशंस है जब ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग होंगी एल्वुलाई में, बताइए। क्या लो PO2 होता है, लो PO2 होता है, नहीं। हाई PO2 होता है, ठीक है। तो देखो लो PO2 है तो दोनों आप फर्स्ट और थर्ड एलिमिनेट कर सकते हो। हाई PO2 होता है, बिल्कुल सही है। हाई CO2, अरे दोनों थोड़ी हाई हो सकते हैं, दोनों हाई तो हो गए नहीं ना एट ए टाइम, कि ऑक्सीजन भी ज्यादा बढ़ रही है और CO2 भी ज्यादा बढ़ रही है, ऐसा थोड़ी होगा। तो हाई O2 होगी, लो CO2 होगी, सही है। लेस H+ कंसंट्रेशन और लोअर टेम्परेचर, बिल्कुल सही। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करोगे ना आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का क्वेश्चन आ गया है, बट ठीक है ये, हाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके फाइन। तो देखिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पार्शियल प्रेशर जो होता है CO2 का कैन इंटरफेयर करता है ऑक्सीजन बाइंडिंग के साथ में हीमोग्लोबिन की, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करता है, तो ये तो सही हो गया। हाई H+ कंसंट्रेशन एल्वुलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाई H+ कंसंट्रेशन होगी एल्वुलाई में, वो क्या बताएगी, वो फॉर्मेशन बताएगी, क्या गड़बड़ कर दी। अगर भाई हाई H+ कंसंट्रेशन है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फेवर थोड़ी करेगी, वो तो किसको फेवर करेगी, हीमोग्लोबिन की CO2 के साथ में बाइंडिंग को फेवर करेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत ही पूछा है आपसे, तो ये सेकंड सही हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन PCO2। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है किसके साथ में प्लॉट होता है, PCO2 के साथ में, और कौन होता है। तो PCO2 के साथ में बच्चों क्या होती है, क्या CO2 होती है, क्या RBC होती है, क्या H+ कंसंट्रेशन होती है, या फिर परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है। कौन सा होता है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, यही होता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट इनटू ऑक्सीजन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होती है किसमें, ऑक्सीजन में, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में। कब, एट, बताइए, थोड़ा सा सोचिए और फिर जवाब दीजिएगा, कब होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट, कब होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कब होगी, जब ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग होगी वो कम होगी। ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो लो ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यूज, बिल्कुल। तो दोनों में आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने बच्चों क्या किया, इस तरीके से हमने ये पूरा जो आपका कुछ क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो नहीं सॉरी, नीचे दिए गए लिंक में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी क्या कराएंगे, इसके साथ में जो आपको प्रैक्टिस भी दिए जाएंगे उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, राइट। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। सो आई होप ये सेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक काउंटर कॉन्सेप्ट जो आपको चल रहा है। So thank you so much everyone, keep learning and bye bye.